जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, नए वर्ष की आपको और आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, ये मेरी पहली वीडियो है। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो जो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे क्लास की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, साहित्य अकादमी ने किस भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया। दोस्तों, तो ये चुना गया हिंदी भाषा के लिए। दोस्तों, इसका हिंदी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, चलिए जान लेते हैं कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों, इसकी इम्पोर्टेंट पॉइंट है हिंदी साहित्य अकादमी ने हाल ही में हिंदी के लिए जयप्रकाश सिन्हा को और अंग्रेजी के नामिता गोखले को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है। साहित्य अकादमी ने हाल ही में 20 भाषाओं में अपने वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 की घोषणा की। पुरस्कारों की अनुशंसा 20 भारतीय भाषाओं के निर्णायक समितियों के द्वारा की गई। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हिंदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा रहा हूं दोस्तों आज। अगला क्वेश्चन करा है, केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी बोर्ड वार्ड की 19वीं किस्त जारी करने की मंजूरी दी। दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 राज्यों में केंद्र सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी वार्ड की 19वीं किस्त जारी करने की मंजूरी दी है। चलिए जान लेते हैं कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट, और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट के साथ मैं आपको ये वीडियो लेके आया हूँ आपके साथ। 5 राज्यों, केंद्र सरकार ने हाल ही में 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और गोवा में विधानसभा चुनाव से पहले ब्रांड की 19वीं किस्त जारी करने को मंजूरी दे दी। इस ब्रांड में बिक्री 1 जनवरी से 10 जनवरी 2022 तक खुली रहेगी। चुनावी बॉन्ड एक वित्तीय साधन है जिसका उपयोग राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए किया जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन करा है, निम्न में से किसके मुताबिक वर्ष 2022 में भारत में लगभग 126 बाघों की मौत हो गई। दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन करा है, निम्न में से किसके मुताबिक वर्ष 2022 में लगभग 126 बाघों की मौत हो गई। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के तहत 2022 में लगभग 126 बाघों की मौत हो गई। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए जान लेते हैं इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। आप एक इसकी नोट्स भी बना सकते हैं। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के मुताबिक वर्ष 2022 में भारत में लगभग 126 बाघों की मौत हुई। हाल ही में एमपी के छिंदवाड़ा में एक बाघ मृत पाया गया, जबकि इससे पहले भी डिंडोरी इलाके में कथित तौर पर जहर से एक बाघिन की मौत हो गई थी। 44 बाघों की मौत के साथ मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, जबकि उसके बाद महाराष्ट्र 26 और कर्नाटक 14 है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 44 बाघों की मौत के साथ मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, जबकि उसके बाद महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है जहां 26 बाघों की मौत हुई दोस्तों, और कर्नाटक की बात करें तो 14वें स्थान पे। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय संरक्षण बाघ प्राधिकरण। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में
11,000 करोड़ की जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया है दोस्तों। यह किया है दोस्तों हिमाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 11,000 करोड़ की जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। चलिए जान लेते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जान लेते हैं कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट, और बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य में 11,000 करोड़ रुपए की विद्युत परियोजना और सावराकुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। यह सावराकुड्डू जल विद्युत परियोजना 111 वाट की परियोजना है, जिसे लगभग 2080 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में ई-रूपी को लागू करने के लिए एनपीसीएल और सेबी के साथ भागीदारी की है दोस्तों? ये की है दोस्तों कर्नाटक सरकार ने। यह किया है दोस्तों कर्नाटक सरकार ने। कर्नाटक सरकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं कुछ इसके महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, कर्नाटक सरकार ने हाल ही में छात्रवृत्ति कार्यक्रम के तहत छात्रों को यूपीआई भुगतान समाधान को सक्षम बनाने के उद्देश्य से लागू करने के लिए एनपीसीएल और एसबीआई के साथ भागीदारी की है। यूपीआई को उपयोग के लिए पहचाने गए संस्थान एक एप्लीकेशन का उपयोग करके छात्रों द्वारा प्रदर्शित क्यूआर कोड या एसएमएस स्ट्रिंग को स्कैन करेंगे दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन करा पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के लिए रूप में किसे वन महानिदेशक और विशेष सचिव नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो यह नियुक्त किया गया है दोस्तों चंद्र प्रकाश गोयल को। यह नियुक्त किया है दोस्तों चंद्र प्रकाश गोयल को। चंद्र प्रकाश का गोयल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, चंद्र प्रकाश गोयल। भारतीय वन सेवा के अधिकारी चंद्र प्रकाश गोयल ने हाल ही में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के लिए रूप में वन महानिदेशक और विशेष सचिव नियुक्त किए गया। वे वर्ष 1986 बैच के आईएफएस एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस रहे हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश के वन विभाग के तहत प्रधान मुख्य वन संरक्षक पद पर कार्यरत थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में राष्ट्रीय ब्लॉकचेन परियोजना के तहत किस आईआईटी संस्थान में ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री लॉन्च की है दोस्तों? यह किया है दोस्तों आईआईटी कानपुर में। यह किया है दोस्तों आईआईटी कानपुर में डिग्री ब्लॉकचेन संस्थान लॉन्च किया दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी कानपुर। चलिए देखते हैं इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, और बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आईआईटी कानपुर दोस्तों, आईआईटी कानपुर ने हाल ही में राष्ट्रीय ब्लॉकचेन परियोजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री लॉन्च की है। इस डिजिटल डिग्री प्रदान करने के लिए आईआईटी कानपुर द्वारा उपयोग की जा रही ब्लॉकचेन तकनीक को आंतरिक रूप से विकसित किया गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों और लास्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
अगला क्वेश्चन करें, इनमें से किस देश ने हाल ही में विश्व का पहला डुअल मोड वाहन पेश किया दोस्तों? तो ये पेश किया दोस्तों जापान ने। जापान इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट में दोस्तों, जापान ने हाल ही में कायो और मिनी बस जैसी दिखने वाले विश्व का पहला डुअल मोड वाहन पेश किया गया, जो सड़क पर सामान्य रबर के टायरों पर चल सकता है, लेकिन इसके स्टील के पहिए जो इसके नीचे की ओर होते हैं, रेल पटरियों से टकराने पर नीचे उतर जाते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो है। अगर इसकी राजधानी की बात करें दोस्तों तो टोक्यो है, और इस देश की मुद्रा जापानी येन है दोस्तों। चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश ने हाल ही में विश्व की सबसे लंबी मेट्रो ट्रेन की शुरुआत की है दोस्तों? निम्न में से किस देश ने हाल ही में विश्व की सबसे लंबी मेट्रो ट्रेन की शुरुआत की है? तो ये की है दोस्तों चीन ने। चीन इसका